चलिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था वेव के बारे में, सॉरी वेव थ्योरी के बारे में, हाइगेंस वेव थ्योरी सब याद है सबको? हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में सारी बात याद होगी आप लोगों को। हाइगेंस ने क्या माना था कि कहीं लाइट कैसी वेव है, लाइट का कैसा नेचर एक्सेप्ट करा उन्होंने? वेव नेचर, तरंग प्रकृति को एक्सेप्ट करा और बताया कि लाइट कैसी वेव है, मैकेनिकल, यांत्रिक। अगर यांत्रिक है तो बाकी लोगों ने घेरा, पूछा मीडियम कहां है, तो उन्होंने अंधी मीडियम मारा, बताया है कि नहीं है? क्या बताया कि सब जगह क्या मौजूद है, पूरे जगह पर मौजूद है, जहां कुछ भी नहीं वहां भी ईथर। और ये है कैसा? सबने कहा अगर वो ईथर है तो लाइट रुक सकती है, अब्जॉर्ब हो सकती है। उन्होंने इसलिए फिर क्या बता दिया? मासलेस, उसमें कोई मास ही नहीं होता और प्योर इलास्टिक है, ताकि धक्का साइड में देता जाए और कोई निकलता चला जाए। इतनी बात बताई। और उसके बाद फिर नया टॉपिक आता है वेव के अंदर। अगर लाइट किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, किसी माध्यम में चल रही है ना, किसी मीडियम में चल रही है, क्योंकि मैकेनिकल बताया था तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर किसी माध्यम में चलती है तो चलने के बाद जो अब आगे पढ़ोगे, अब आप आगे वेव नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? वेव फ्रंट पढ़ाया जाता है। वेव फ्रंट पता चला क्या था? वेव फ्रंट क्या होता था भाई? वेव फ्रंट उन सारे पॉइंट्स का लोकस होता था, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता था। ऐसा एक सरफेस होता था जिस पर जितने भी पार्टिकल बैठे हैं, जितने भी पार्टिकल बैठे हैं, उनकी वाइब्रेशन का जो फेज है, ऑसिलेशन का जो फेज है, वो सब सेम हो, कोई अलग अलग आगे पीछे ऑसिलेट ना करे। मतलब समझो, अगर यहां से वेव कोई निकल रही है ऐसे, तो अगर आपने कोई ऐसा सरफेस, ऐसा लोकस सिलेक्ट करा, ऐसा बिंदुपथ बनाया डॉट डॉट करके, ऐसा पूरे पूरे सबके लिए, तो ध्यान से देखो, जिस टाइम पर पार्टिकल सबसे ऊपर है यहां, उसी टाइम पर पार्टिकल यहां भी इसी रास्ते में ऊपर है, और उसी टाइम पर यहां भी ऊपर है ना? ऐसा नहीं, ये सारे इस लोकस पर आने वाले जितने भी मीडियम के पार्टिकल हैं, वो सारे पार्टिकल एक ही टाइम पर कहां पर है? अपने पीक वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू पर। और दूसरा लोकस आपने ड्रॉ करा तो जिस टाइम पर कोई एक पार्टिकल नीचे, यानी एक की लोकेशन पता लग जाएगा, बाकी की बता सकते हो। ये होता है लोकस बनाने का फायदा। इसका नाम होता है तरंगाग्र, जिसे आप वेव फ्रंट कहते हो। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। किसी मीडियम में, मतलब जो तरंग चल रही है, तरंग के संचरण में, है ना, वेव के प्रोपगेशन में ऐसा लोकस, उन सारे पॉइंट्स का लोकस, उन सारे पार्टिकल के लिए एक लोकस खींचो, एक बिंदुपथ बनाओ, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वेव फ्रंट कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है। तरंगाग्र क्या है? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ये असल में क्या चीज है? इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का एक बिंदुपथ है कि नहीं है? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिस पर आने वाले सभी कण कंपन की समान कला में है, उसे कहा गया तरंगाग्र। तरंग से अच्छा शब्द बनाया गया है तरंगाग्र। ठीक है, तरंग पढ़ते थे, बट अब तरंग नहीं पढ़ोगे, तरंगाग्र। वेव फ्रंट क्या है? उन सारे पार्टिकल का लोकस होता है जिस पर सिचुएटेड सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, इसे बोला जाता है वेव फ्रंट। आगे इसी पर पढ़ना है। अब हाइगेंस क्या कहते हैं वो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कहीं एक जगह से वेव चली, ये कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स लिख लिया मैंने, कैसा भी सोर्स है, पॉइंट सोर्स रखा, और इस पॉइंट सोर्स से जब वेव चलेगी आगे, तो आगे वेव चलने में सभी दिशाओं में जाएगी, सभी दिशा में जाएगी। हो सकता है इसके आगे कोई मीडियम हो सकता है ना कोई मीडियम हो, तो जब दूसरे मीडियम से इस वेव का सामना होगा तो अपनी एनर्जी इसको देगी। अब यहां से वेव चलेंगी, आगे चलेंगी नहीं चलेंगी? ये आगे टकराएंगे इन सबसे टकराएंगे, तो इन सबसे भी वेव चलेंगे, सब तरफ चलेंगी नहीं चलेंगी? इन सभी वेव्स को, ये जो पहली वाली है इसको कहा जाता है प्राइमरी वेव, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं करी जाएगी, मेन यही है। लेकिन आगे जो चल रही है, जिनकी वजह से आगे आपको फिनोमेना देखने को मिल रहा है, लाइट बल्ब वहां चल रहा है लेकिन पूरे कमरे में लाइट कैसे फैल रही है, उसका रीजन क्या है, ये सारी बातों के जवाब देने आई ये सारी वेव। ये सब पूरे कमरे में फैल रही है, ये नहीं फैल रही है। रे ऑप्टिक्स में क्या दिखा दिया जाता है? यहां से लाइट निकली, ये जा रही है, रे ऑप्टिक्स में ये दिखा दिया जाता है। लेकिन यहां क्या ध्यान देने वाली बात है? ये सब आगे चल करके आगे पूरा वर्चस्व। आप पत्थर लेकर के पानी में जब फेंकते हो तो डिस्टर्बेंस केवल सेंटर पे ही देते हो, पूरे तालाब के पानी को आप डिस्टर्ब करते हो नहीं। लेकिन पूरे सरफेस का, वाटर का पूरा सरफेस ऑसिलेट करने लगता है एक टाइम के बाद। इसका मतलब क्या हुआ?
हमने केवल डिस्टरबेंस किसको दिया, यहां पर ये सब चारों तरफ डिस्टरबेंस को फैलाने का काम करते हैं। इन वेव को कहा जाता है वेवलेट्स, और इन वेवलेट्स, क्योंकि ये वेव नहीं है, कई सारी वेव्स हैं। क्या है, कई सारे वेव्स हैं, तरंग नहीं है, तरंगे हैं, ये तरंगे, और तरंगों का समूह हो जाएगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है, नया वर्ड रखा गया है तरंगिकाएं। तरंगिकाएं हिंदी में नया नाम है तरंगिकाएं, है ना, इन्हें कहा जाता है तरंगिकाएं। और ये कैसी तरंगिकाएं हैं, प्राथमिक थोड़ी हैं, प्राइमरी थोड़ी है, जो पहले इनिशियल वाली है। ये तो एक के पहले से टकराने के बाद किसी दूसरे से टकराई फिर आगे चल रही है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम है इनका, सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से द्वितीयक तरंगिकाएं। आपके एग्जाम में आता है कि हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। केवल आपके एग्जाम में आता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन, तीन चार पासुलेट्स है ना, 3-4 बातें हैं जो हमें जानते रहना है, बस वही 3-4 खास बातें हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं समझ में आए, क्या होती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, पहले वाले से सोर्स से नहीं निकलती हैं, बल्कि मीडियम के पार्टिकल से चलने वाली जो वेव होती हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ में आया ना, ये होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, और आगे इन्हीं का सिद्धांत पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम लिखिए हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, है ना, ये आपका टॉपिक है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंग, मिटाने वाला कहां चला जाता है बार बार, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाएं पता चला सबको, सेकेंडरी वेव्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स किसे कहते हैं, सोर्स से निकलने के बाद जो वेव किसी अनदर पार्टिकल से टकराती है, उसके बाद वहां से जो वेव चलती है, उस वेव को कई सारी वेव वहां बन जाती हैं, इसलिए वेव के बजाय वेवलेट्स नाम रखा गया। और क्योंकि किसी दूसरे सोर्स से बन रही है ना, ओरिजिन वो नहीं है, ओरिजिन तो कोई और था, लेकिन ओरिजिन तो अब ये बन गया, और ये अनदर बना, प्राइमरी वो है, सेकेंडरी ये बना, इसलिए नाम पड़ा सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ आया ना, तो ये है द्वितीयक तरंगिकाओं की डिफिनेशन। किसे कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, अगर आपसे कोई पूछ ले तो सेकेंडरी वेवलेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिन और द प्राइमरी सोर्स, बल्कि ये प्राथमिक सोर्स से, स्रोत से नहीं बनती हैं, ये माध्यम कहीं सोर्स से बनी। मैंने इस बोर्ड पे यहां ठक्कर मारी तो यहां वाली जो वेव है वो तो ये सोर्स हो गया, ये प्राइमरी होगा, बट यहाँ जो पार्टिकल ये वाले हैं, जब ये एनर्जी पा रहे हैं तो ये सब एनर्जी को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए तुरंत, तो इनसे निकलने वाली वेव्स का क्या नाम पड़ेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये अकेले थोड़ी कर रहा है, ऐसे कई सारे हैं, नहीं है, डिस्टर्बेंस केवल यहां गया तो ये पार्टिकल सब ऑसिलेशन में आ गए, उसी टाइम पर, एक ही टाइम पर ऑसिलेशन में आ गए, इसलिए इन सबसे निकलने वाली वेव्स का नाम पड़ा सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं, जो स्रोत नहीं बनाता बल्कि माध्यम के कण बनाते हैं, और इनके चलने की वजह से आगे हमें सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है, अब आगे देखो, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, अब देखते हैं आगे का टॉपिक है, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट। ईच सबसे पहला जो आपको याद रखने वाली बात है, ईच पॉइंट सोर्स, बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं पहले लिख देता हूं ताकि मेरे लिए भी आसान रहे एक्सप्लेन करना। ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, अब ध्यान से देखो, जैसे कि वो बल्ब जल रहा है कि नहीं है, वो बल्ब पॉइंट सोर्स के जैसा एक्ट करेगा, कैसा एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत के जैसा काम करेगा। अब ये बिंदु स्रोत का काम करेगा, यहां से लाइट आगे चलेगी, है ना, ये क्या काम करेगा, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जहां जहां से लाइट चलेगी, जहां जहां से वेव चलेगी, उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज, क्या होता है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। अब आप समझो ध्यान से, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ये मान लो लाइट का पॉइंट सोर्स हो गया, ये लाइट का पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट वेव चलेगी, लाइट आप चलाते हो ना, लाइट यहां से वेव चल रही है, जैसे भी वेव चल रही है वो चलने दो, इसके आगे जो चलेगा ना, इसके आगे जो मिलेगा, इसके आगे, इसको रास्ते में वेव को ये मिला, अब ये सब मिले, अब यहां से क्या होने वाला है बताइए, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स आगे चलेंगी। तो अब ध्यान से देखो, पहला डिस्टर्बेंस का सेंटर कौन था, 1, पहला डिस्टर्बेंस का सेंटर कौन था, 1, उसके बाद अब हो गया सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब हो गए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, बने कि नहीं बने, हर बार सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ मीडियम,
पार्टिकल जो भी हैं वो सब कैसा एक्ट करते हैं, सारे के सारे जो भी हैं वो सेंटर ऑफ न्यू डिस्टरबेंस या सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होते हैं। हर एक पार्टिकल डिस्टरबेंस का सेंटर बनता चला जाता है। यानी समझो ये पूरा बोर्ड है, इस पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। आज मैंने इस वाले को चोट दी है, अभी मैंने केवल इस वाले पार्टिकल को चोट दी, तो सेंटर तो ये बना, पहला सेंटर ये बना, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा, इसका भी अपना टाइम आएगा, ये भी सेंटर बनेगा डिस्टरबेंस का, ये भी डिस्टरबेंस का सेंटर बनेगा, क्योंकि वेव चलते हुए यहां पहुंचेंगी भाई, यहां पहुंचेंगी, सबको पहुंचेंगी, तो एक टाइम के बाद हर कोई पार्टिकल क्या बनेगा, सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, विक्षोभ का एक केंद्र बनता है हर एक पार्टिकल। किसने बताया ये? हाइगेंस ने। ये हो गया पहला, है ना। ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस फॉर व्हिच वेव स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन, जहां से वेव सारी की सारी डायरेक्शन में फैल जाती है। अब आप खुद ही सोचो, वहां लाइट जल रही है लेकिन पूरे कमरे में फैलने का रीजन क्या है? पूरे कमरे में फैलने का रीजन क्या है, उसको एक्सप्लेन करा गया इस तरीके से, क्योंकि जितने भी, अगर ये चल रही है नॉन मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल मान के रखा है, यांत्रिक मान के रखा है, रास्ते भर में जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं सब फैला रहे हैं, सब नए डिस्टर्बेंस का केंद्र बन रहे हैं, और नए डिस्टर्बेंस का केंद्र बन रहे हैं तो सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां से चारों डायरेक्शन में फैल रहे हैं, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच वेव स्प्रेड, लाइट स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, जहां से प्रकाश सभी की सभी दिशाओं में फैल जाता है। दूसरा है ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। वही चीज है, पहले को ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड बताया जाता है, वो ध्यान से देखिए। पहला तो याद हो गया सबको, पहला याद हो गया होगा, क्या चीज है, प्रत्येक लाइट का जो सोर्स है, बिंदु प्रकाश का जो स्रोत है, वो हमेशा और हमेशा डिस्टरबेंस का सेंटर होता है। माध्यम का जितना भी कण है ना, इस बोर्ड पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सब किसका सेंटर है, डिस्टरबेंस का। आज नहीं तो कल सब डिस्टर्ब करेंगे ही, सब डिस्टर्ब होंगे ही, सबसे वेव चलेगी, समझ में है ना। उस सभी सेंटर से वेव सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। उसके बाद ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम, जितने भी मीडियम है पार्टिकल के, वो नए डिस्टरबेंस का केंद्र बनते हैं, जो कि बनते ही आप सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होते हैं ना। ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम्स आर सेंटर ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, नए विक्षोभों का केंद्र होते हैं डिस्टरबेंस, नए विक्षोभों का केंद्र होते हैं, जहां से फ्रॉम व्हिच जो वेव चलती है कि नहीं है, फ्रॉम व्हिच वेव नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वेवलेट्स और प्रोड्यूस, तरंगिकाएं बनती हैं, और उनको कहा जाता है द्वितीयक तरंगिकाएं, क्योंकि अब पहला तो पॉइंट सोर्स वो हुआ, उससे जो वेव बनी वो आगे वाली, उनसे जो वेव चलेंगी उनको कहा जाएगा ये वाला, जिसे फ्रॉम व्हिच वेव नहीं प्रोड्यूस होती, क्या प्रोड्यूस होती है, वेवलेट्स, तरंगिकाएं बनती हैं, क्या बनती हैं तरंगिकाएं, फ्रॉम व्हिच वेवलेट्स आर प्रोड्यूस, वेवलेट्स बनती हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं ये लोग, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं कह देते हैं इनको। ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो पहला भी कॉन्सेप्ट केवल थ्योरी ही है, जो कि उन्होंने उस समय बताया कि पहला तो ये हो गया कि सारे पॉइंट सोर्स लाइट के सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस होते हैं, हर पार्टिकल कभी ना कभी डिस्टर्ब होगा ही होगा। और दूसरा ये बताता है कि अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, सोचो अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अपने तरफ से वेव बनाएगा, और जिसे वेव नहीं वेवलेट्स कहा जाएगा, और नाम पड़ेगा सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम से जाना जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाएगा। तो लिंक से याद करते रहोगे तो याद होता जाएगा, है ना। थ्योरी है, दिमाग से उतर सकती है, इसलिए अच्छे से याद करते हुए चलना। तीसरा है आपके पास, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग, द फॉरवर्ड एनवेलप आपने देखा होगा, कार्ड के लिफाफे को बोलते हैं एनवेलप, सुना होगा ना, लिफाफा जैसा कुछ सरफेस जैसा होता है। अगर मान लो वेव आगे चल रही है, आगे वेव जा रही है, ठीक है, पहले वाला शायद मैं पहले वाले का अगर डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग कहोगे सर ये हो गया ईच पॉइंट सोर्स, ये पहला पॉइंट सोर्स हो गया, ये है ना सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, यहां से वेव सभी दिशाओं में आगे बढ़ेंगी, ये हो गया पहले के। दूसरे के लिए हर ईच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के सारे पार्टिकल कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ न्यू डिस्टरबेंस होंगे। मान लो ये प्राइमरी सोर्स है, यहां से वेव ऐसे आगे जा रही हैं, और रास्ते में पड़ गया कोई पार्टिकल, ये रास्ते में पार्टिकल पड़ा, अब ये कैसा डिस्टर्ब करेगा, ये तो पुराना डिस्टरबेंस है प्राइमरी सोर्स, ये कैसा हो जाएगा न्यू सोर्स, और न्यू सोर्स का मतलब न्यू डिस्टरबेंस, नया
विक्षोभ प्रदान करेगा, बनाएगा, तो ये हो जाएगा न्यू डिस्टरबेंस। अब यहां से सारी वेव्स आगे बढ़ेंगी, यहां से क्या बढ़ेंगे, सारी वेव्स आगे बढ़ना शुरू होंगी, ये होगा। ऐसे ही दूसरा वाला यहां वाला पार्टिकल होगा, वो भी ऐसे वेव को सारी दिशाओं में फैलाने की कोशिश करेगा, है ना। ऐसे ये वाला भी इस तरीके से हो गया। तीसरे की बात करते हैं, द फॉरवर्ड एनवेलप। अब ध्यान से देखो, वेव फ्रंट वगैरह शायद यहां कहीं बनता हुआ नजर आएगा, नीचे 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 देखो जो लोकस मैंने बना रखा है, सब में लोकस में सारे पार्टिकल कहां पर है, नीचे ही है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप इन सेकेंडरी वेवलेट्स के या वेवलेट्स जो आगे जा रही हैं, बढ़ते हुए माध्यम में आगे जाते हुए, कभी एक इनका फॉरवर्ड एनवेलप लीजिए, यानी अगर वेव ऐसे जा रही है, जैसे भी जा रही हो, उनको जाते हुए अगर आप कोई एनवेलप खींचे, तुम लोग याद नहीं करे होगे, आओ मैं तुमको थोड़ा सा इस 2-3 बातें बता देता हूं, वो याद करो, फिर उसके बाद बताता हूं, ये टॉपिक बाद में बताता हूं। अगर पॉइंट सोर्स है मेरे पास, कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत के जैसा कोई स्रोत है, तो यहां से वेव जो बनेगी वो एक दिशा में, दो दिशा में, या सभी दिशा में, ऑल डायरेक्शन से ना, 1D 2D या 3D, 1D 2D 3D 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 मतलब सभी दिशा में 3D, यानी बाहर भी आ रही है ना, तो बाहर भी आ रही है। अब अगर मुझे इसके लिए वेव फ्रंट बनाना हो, तो वेव फ्रंट का शेप कैसा हो सकता है, तरंगाग्र बनाना होगा, कैसा हो सकता है, गोला, सोचो, गोला हो सकता है। अगर गोला होगा तो अगर गोले के सेंटर पे ये सेंटर जाके बैठ जाएगा, तो वहां से डिस्टेंस का हर जगह की सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो सारे पार्टिकल्स जो लोकस आपने बनाया वो लोकस एकदम सिमेट्रिकल है कि नहीं है, जो बिंदुपथ आपने बनाया वो एकदम सिमेट्रिकल है, और वहां पर बैठने वाले सारे पार्टिकल एक ही टाइम पर सेम ऑसिलेशन में होंगे, सब एक ही टाइम पर नीचे जा रहे होंगे। और इसलिए पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत की वजह से, अगर आपके पास बिंदु स्रोत है, तो वेव फ्रंट का जो शेप है कैसा है, गोलीय हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, अगर वो पॉइंट सोर्स है। भाई कैसा सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट का जो शेप होता है वो गोलीय हो गया। अच्छा, जरूरी है पॉइंट सोर्स ही हो, नहीं, आप लोगों ने सबने जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ रहे थे, तो पॉइंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा सब पढ़ा था, केस वगैरह करा था। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ना हो, लीनियर हो, अगर डिस्टर्बेंस कैसा हो, लीनियर, यहां से डिस्टर्बेंस आगे चल रही हो, यहां से डिस्टर्बेंस सबसे आगे चल रही हो, सोचो है कि नहीं है, ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको पूरे को छोड़ दी गई, तो ये पूरा डिस्टर्ब होगा, तो इधर 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 इधर, क्या चारों तरफ डिस्टर्ब होगा, चारों तरफ डिस्टर्ब होगा, तो आप कैसा वेव फ्रंट लाना चाहेंगे, कैसा वेव फ्रंट, ऐसे है, ये इधर वाला भी हिस्सा डिस्टर्ब हो रहा है, इधर वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, इधर वाला भी, इधर वाला, सब तरफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या लगाना चाहोगे, अब स्फीयर लगाओगे तो कम ज्यादा हो सकता है, स्फीयर नहीं सुटेबल है यहाँ पर। अगर सिलेंडर रखा जाए, सिलेंडर, तो क्या हर तरफ, अरे तुमने लीनियर चार्ज में गॉसियन सरफेस ऐसा ही तो ले रखा था सिलेंडर का, अगर तू वहां से पढ़ के बैठा हो तो वो एकदम मिलता जुलता है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस था, समविभव पृष्ठ, वैसा ही थोड़ा बहुत वेव फ्रंट होता है, यानी इसमें चारों तरफ चलेंगी, तो आप क्या लेकर आओगे यहाँ पर, सिलेंडर लेकर आओगे। तो अगर सोर्स कैसा हो, लीनियर, रेखीय सोर्स होता है, तो वेव फ्रंट कैसा बनाओगे, सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। एक और बच रहा है, एक और, अगर हमारा ये दोनों तरीके से ना हो, है ना, कोई प्लेट वगैरह, जैसे मान लो इस बोर्ड से, पूरे बोर्ड से वेव बाहर आ रही हो, ये पूरा बोर्ड डिस्टर्ब हुआ और सब तरफ से वेव ऐसे सामने को आ रही है, अब इसके सामने कैसा सरफेस रखोगे, ये कैसा, प्लेनर है नहीं, समतल है नहीं है, प्लेनर है, इस प्लेन से डिस्टर्बेंस पूरा भर भर के बाहर आ रहा है, ऐसे केस में अब इसके सामने गोला रखोगे या क्यूब रखोगे या प्लेन ही रखोगे। अगर एक कागज इतना बड़ा चार्ट पेपर ले आओ और उसके सामने रख दो, तो उससे जो भी डिस्टर्बेंस जाएगा सब एक ही जैसा जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका वेव फ्रंट। यानी अगर सोर्स समतल है, प्लेन है, तो वेव फ्रंट भी कैसा हो गया, प्लेन हो गया नहीं हो गया। ये बात समझ में आई। तो ये बातें हमें याद रखने वाली थी कि वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर कोई सोर्स है मेन वाला, वो गया यहां पर, इसको डिस्टर्ब किया,
इसको डिस्टर्ब किया, ये यहां से सेकेंडरी बनाएगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी। और वेव फ्रंट अभी ध्यान से देखिएगा, ये वाला ज्यादा थोड़ा दूर दूर कर दे ताकि अच्छे से दिखे भी। ये हो गए आपके प्राइमरी वाले मेन, यहां से सब चल रहे हैं आगे, और उसके बाद यहां से अब ये सब न्यू सेंटर, न्यू पार्टिकल, न्यू सेंटर, न्यू डिस्टर्बेंस, यहां से चलेंगे तो यहां से वेव सारी डायरेक्शन में आगे जाएंगी। तो यहां जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा ना, क्योंकि कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत के जैसा है। तो यहां जो वेव फ्रंट बनेगा, पहले सबसे पास वाला सबसे छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, ऐसे होता जाएगा। ये ऐसा इसमें भी कोसेंट्रिक ऐसे बनते जाएंगे, है ना, ये वेव फ्रंट है। और इसका वाला वेव फ्रंट ऐसा है, सही है ना। इसका वेव फ्रंट भाई छोटा सोर्स है और दूर जाकर के बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इसका शेप बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पॉइंट सोर्स से इससे जितना दूर जाओगे, आप पत्थर पानी में जब फेंकते हो तो जहां फेंकते हो वहां बहुत छोटा सर्कल होता है, और सबसे बाहर किनारे बाउंड्री पे देखते हो तो बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस का सर्कल होता है। यानी पॉइंट सोर्स से, प्रिंसिपल सोर्स से जितना दूर जाओगे, डिस्टर्बेंस की सर्कल रेडियस उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ये बात आपको बता रहा है। अब तीसरा है द फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब अगर तरंग आगे बढ़ रही है, तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, तो उसमें जो सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर आप द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे बढ़ते हुए क्रम में अगर आप उनके पर कहीं एक नया एनवेलप खींचते हैं, एक नया एनवेलप आगे बढ़ते हुए, देखो ध्यान से, ये है कि नहीं है, तो वे उस समय वेव फ्रंट की एक नई सिचुएशन को दर्शाता है। आप कहिए, चाहे तो आप ये कहिए सेकेंडरी वेवलेट यहां पहुंची हुई है, या आप कहिए जो प्राइमरी वेव फ्रंट था, पहला वाला वेव फ्रंट, वो खिसक के यहां पहुंच चुका है। दोनों बातों से कही जा सकती है। आप चाहे क्या कहिए, आप चाहे कहिए कि सर यहां सेकेंडरी वेवलेट्स का वेव फ्रंट है, ये है, या फिर सीधे सीधे कह दीजिए कि जो प्राथमिक तरंगाग्र है वो खिसक करके यहां पहुंच चुका है। तो तीसरी बात कहती है कि द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे बढ़ते, जो आगे जा रही है जाने दो, उनके किसी समय पर, किसी क्षण पर एक ऐसा एनवेलप खींच दीजिए, एक ऐसा दूसरा लोकस खींच दीजिए, जिस पर आने के बाद वो जो लोकस खींचोगे ना द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे बढ़ते हुए में, तो वो आपको एक नई तरंगाग्र की एक नई स्थिति दर्शाता है। ये तीसरी बात बताई जाती है जो डायग्राम से बताया जा रहा है। मैंने पॉइंट सोर्स लेकर के इसलिए वहां पर बताया क्योंकि यहां पर मुझे स्फेरिकल की यूज पड़ी है कि नहीं है। आप देखिए, द्वितीयक तरंगाग्र, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, और ये कैसा वेव फ्रंट है, सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी वेव फ्रंट पर जो एनवेलप खींचा जाएगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट की नई पोजीशन दर्शाएगा। सीधी सी बात है, ये तीसरी लाइन। सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो एनवेलप खींचा जाएगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट की नई लोकेशन को दर्शाएगा। आप ये कहिए कि प्राइमरी वाला यहां पहुंच गया है, ठीक है। तो ये बात लिखी गई है, द वेव फ्रंट एनवेलप, द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट, एक नया वेव फ्रंट देता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है। समझे ना। यानी आप समझिए, द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए जो तरंगाग्र है वो प्राथमिक तरंगाग्र की नई स्थिति दर्शाता है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। मिटा दें इसको, मिटा रहे क्या। तो अगर मैं लिखना चाहता तो मैं लिख देता द फॉरवर्ड एनवेलप, द फॉरवर्ड एनवेलप ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स, ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट्स न्यू वेव फ्रंट, रिप्रेजेंट न्यू वेव फ्रंट और न्यू पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना। जो मिट गया वो डायग्राम गलत हुआ, चलो मिटने दो। चौथी बात, एक और बात याद करनी है, वही परपेंडिकुलर, है ना। चलो देखो, चौथी बात क्या है वो सुनिए ध्यान से। इन अ होमोजीनियस मीडियम के बारे में बताओ कोई। होमोजीनियस मीडियम जिसमें सारे पार्टिकल्स, अगर यहां जिस टेक्सचर की हवा यहां है उसी टेक्सचर की यहां, मतलब डेंसिटी जो हवा की यहां है वही यहां हो, वही यहां हो, पूरे रास्ते भर अगर डेंसिटी सेम होती है तो उसे कहा जाता है होमोजीनियस, ठीक है। सेम रेशियो होता उसे, इसीलिए जब रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो भी बताया था आपको होमोजीनियस मीडियम। तो होमोजीनियस मतलब समान माध्यम कहते हैं, एक ही जैसा माध्यम बना हो। तो अगर एक ही जैसा माध्यम है तो जो तरंग चल रही है वेव, और जो तरंगाग्र चल रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर आप लोग इतनी देर में समझना होता तो समझ जाते, जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुद से देखो ये कौन चल रही हैं,
तरंगे। ये कौन चल रहा है? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। ये कौन चल रही है? वेव्स। और ये क्या चल रहा है? तरंगा। अगला ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये जब इस हिसाब से ऐसा कुछ है तो इसे कहा जाता है कि अगर ध्यान से देखो तो वेव लगातार ऐसे ही जा रही है, ऐसे जाती रहेगी नहीं जाती रहेगी, और वेव फ्रंट लगातार ऐसा होगा। तो ये देखो यहां पर अगर इसको मानो कि ये ऐसे जा रही है, तो अगर मानो ये चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस होगी, और फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर होमोजीनियस मीडियम है, अगर होमोजीनियस समान माध्यम है, तो जो तरंग चल रही है और जो तरंगाग्र है, मतलब प्रकाश की किरण, अगर मैं बताऊं रे, जो भी प्रकाश चल रहा है ना, प्रकाश मान लो ऐसे यहां से लाइट जल रही है तो ये लाइट ऐसे जा रही है, तो वो हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके? वेव फ्रंट के। यानी समझो ध्यान से, अरे यार तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को याद है कि नहीं याद है सारी प्रॉपर्टीज? मैं थोड़ा बहुत जो तरंग ये वेव फ्रंट पढ़ा रहा हूं, इसको गॉसियन सरफेस और समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस से मिलाओ, वहीं से मिलता जुलता रहता है, ये वहीं से मिलाओगे तो मैच करेगा। और देखो पूरा वहां भी आपने बिंदु आवेश पढ़ा था, उसके लिए कैसा गॉसियन सरफेस लाए थे? स्फेरिकल, गोलीय लाए थे। और रेखीय आवेश लिया था ना, एक लीनियर चार्ज लिया था जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर आई थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपान आर आई थी। तो जब ऐसा कुछ पढ़ा था उसमें कैसा मैंने गॉसियन सरफेस जानबूझ के लिया था? सिलेंड्रिकल, वहां पर बेलनाकार ले रखा था, वही तो यहां भी पढ़ा रहा हूं मैं। तो जो वहां पढ़ा था बिल्कुल लगभग वैसा ही यहां भी है, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, चार्ज के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वही चीज है। लिखो, चौथी बात मैं लिखा देता हूं, जो वेव फ्रंट होता है, क्या चीज? वेव फ्रंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिधर कौन जा रही होगी? वेव जा रही होगी, है ना? गिर गया, कुड नॉट कनेक्ट, दमदार है ये, है ना? चलो, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके? वेव के चलने के। जिधर जाएगी वेव उसके हमेशा परपेंडिकुलर कौन होगा? वेव फ्रंट। सीधे बना देना, आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा चौथे वाले का। जिधर जाएगी वेव उसके परपेंडिकुलर क्या बना देना? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तरंग वेव के मतलब तरंग के संचरण की दिशा के तरंगाग्र सदैव लंबवत होता है, जो कि मैंने इतनी देर से बता रहा था, प्रोपगेशन पी। अरे यार, समझ में आएगा भी कैसे जब दिमाग यही रहेगा। तो अगर पूरा पूरा ध्यान यही रहेगा तो फिर मैं तो सीधे से बताते चला जा रहा हूं, ऊपर से नीचे तक मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला हिंदी में ही मैं बता देता हूं क्योंकि इंग्लिश वाले सब समझ चुके हैं इतनी देर में, ठीक है? सबसे पहला, जो भी पॉइंट सोर्स है, जो भी बिंदु स्रोत है, लिखा है ना, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो भी बिंदु स्रोत हैं प्रकाश के, वो सब कैसा बिहेव करते हैं? वो सब क्या होते हैं? विक्षोभ के केंद्र होते हैं, समझे? जो भी लाइट का सोर्स है, जो भी सोर्स है, प्रकाश वहां से जल रहा है, आगे भी कहीं ना कहीं चलेगा, किसी से टकराएगा, आगे भी किसी ना किसी से टकराएगा, है कि नहीं है? वो सब क्या होंगे? विक्षोभ के केंद्र होते हैं। हर पार्टिकल का अपना दिन आएगा, हर कोई डिस्टर्ब होगा ही होगा। पत्थर पानी में फेंकोगे तो जो वहां बगल है ना थोड़ी दूर पर, वो भी डिस्टर्ब होगा, तो वो भी डिस्टर्बेंस का सेंटर है कि नहीं है? हर कोई सेंटर डिस्टर्बेंस का सेंटर है, हर कोई विक्षोभ का केंद्र है। अब अगली बात आती है, अगर वो सेंटर है डिस्टर्बेंस का, विक्षोभ का केंद्र है, तो कभी ना कभी वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो वहां से जो वेव बनेगी उसे क्या कहेंगे? बहुत सारी वेव बनना शुरू होंगी, इसलिए वेवलेट्स कहा। और उन क्योंकि वो मुख्य से नहीं है, किसी दूसरे से हो रही है भाई, इसके वजह से थोड़ी है, वो तो इसके वजह से चल रही है ना। अगर ये ना कांपता, ये रुका रहता, तो वेव आगे बढ़ पाती? वेव आगे ना बढ़ पाती। तो ये कांपा, ये अपने जगह पर वाइब्रेट किया, तो ये चला, इसलिए इनको कहा गया न्यू डिस्टर्बेंस। नए डिस्टर्बेंस के सेंटर होते हैं, नए विक्षोभ का केंद्र होता है, और यहां से ये जो वेव चल रही है, तरंगे चल रही है, इसे कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, ये कहलाती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तीसरी बात क्या कह रहा है? अगर तरंगाग्र आगे जा रहा है, वेव आगे जा रही है, द्वितीयक तरंगिकाओं में, डायग्राम मिटा दिया गया फिलहाल, द्वितीयक तरंगिकाओं में
यहां से जो द्वितीय तरंग आगे निकल रही ना, तो ये वेव फ्रंट ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये वेव फ्रंट ऐसे, ये तरंगाग्र ऐसे बनाओगे। द्वितीय तरंगिकाओं के आगे बढ़ते समय में अगर इन पर कहीं फॉरवर्ड एनवलप खींचोगे, है कि नहीं, आगे बढ़ते हुए पर कोई ऐसा पृष्ठ बना दो, तो वो पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शा रहा है। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात क्या है, तरंगाग्र हमेशा लंबवत होता है किसके, जिस डायरेक्शन में कौन जा रही हो, वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है तो यहां पर ये परपेंडिकुलर ही बाहर होगा। अगर वेव ऐसे जा रही है ना, यहां पर ये परपेंडिकुलर ही बाहर होगा, ये वेव फ्रंट हो गया। तो वेव फ्रंट तरंगाग्र हमेशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। अब अगर सोचो मैं धीरे धीरे दूर जाऊं, इस वाले में, ये वाला केस में करवाता हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। इरेजर कहां बेटा, यही है क्या, गया, चलो देखो, हाथ से मिटाना पड़ेगा, किधर बता, चलो इधर देखो, रहने दो। देखो यहां से डिस्टर्ब हुआ, आप जितना दूर जाएंगे, आप जितना ही दूर जाएंगे, सोचिए वेव फ्रंट ये वाला बड़ा होगा या छोटा होगा, ये वाला वेव फ्रंट बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होता जाएगा ना, और बड़ा होता जाएगा जितना दूर जाएंगे, जितना दूर जाके बात करेंगे। तो ये वाला वेव फ्रंट क्या ये और बड़ा नहीं होगा, ये और बड़ा होगा। इसके आगे में जाऊंगा तो ये इसकी रेडियस और ज्यादा होगी या और कम होगी, अगर मैं और आगे जाऊंगा तो इसकी रेडियस और ज्यादा होगी और कम होगी, और ज्यादा होगी, यानी और आगे, बहुत आगे जाऊंगा तो इसकी रेडियस और ज्यादा हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो सोचो बहुत दूर चले जाओगे तो ये धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, यहां से चला सर्कल, सर्कल ऐसे बनाते गए और खूब दूर इन्फिनिटी पर लगभग पहुंच चुके हो। तो बहुत दूर जाओगे तो आपको, मेरे ख्याल से आपको अब शायद स्फीयर ना बनाने की जरूरत पड़े, बल्कि आप सीधे कहेंगे सर अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो ये शायद ऐसा हो जाएगा, प्लेन नहीं हो जाएगा। तो यानी नई स्थिति दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है, ये फॉरवर्ड एनवेलप ड्रॉ किया और यहाँ के पार्टिकल वो अपना ऑसिलेट कर रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं, ये देखो ये बना रहे हैं अपना, है ना, और ये बना रहे हैं, और ये आपने फॉरवर्ड एनवेलप ड्रॉ करा, ये फॉरवर्ड एनवेलप बता रहा है, देखो तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शा रहा है, और ये बन गया। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमें जो याद में रखना है, अगर तरंगाग्र वेव फ्रंट बहुत आगे जा रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, तो एक समय बाद कैसा हो जाएगा, प्लेन, स्फेरिकल छोड़ देगा, समझ है ना, प्लेनर हो जाता है। ये आपको याद में रखने वाली बात है। अब इसके बेसिस पर प्रूफ करे जाते हैं रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। तो वही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, है ना, टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, है ना। पहला किसकी व्याख्या कर दो, क्योंकि अच्छा सबसे पहले किस लिए जरूरत पड़ रही है इसकी, किस एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है। हाइगेंस कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या प्रूफ कर पाई थी, कणिका सिद्धांत क्या प्रूफ किया था, केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपवर्तन। जब ये आए और उसके बाद वो ठप हो गए डिफ्रेक्शन में, इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में, इन सब में वो रुक गए, कॉर्पस्कुलर थ्योरी काम नहीं कर पाई, कणिका सिद्धांत रुक गया। तो जब वेव लेकर आते हैं, वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई वेव थ्योरी लाने से सब प्रूफ हो जा रहा है। तो उनसे क्या प्रूफ मांग लिया गया सबसे पहले ही, कि अच्छा ऐसी बात है, अगर ये तीनों चीजें प्रूफ कर रहा है तो पहले तुम ये दोनों प्रूफ कर दो जो कणिका सिद्धांत प्रूफ करा है, मतलब जो पार्टिकल नेचर मान के जो प्रूफ हो सकता है, तुम पहले वही प्रूफ करके दिखाओ। अब इन्होंने कहा ठीक है प्रूफ करते हैं, ले लिया चैलेंज, और अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले की चीज प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे तो इसको मान के चलो कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, हाइगेंस की वेव थ्योरी का एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक है, यूजेस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी या फिर एप्लीकेशन ऑफ वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत का अनुप्रयोग, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का अनुप्रयोग। नंबर एक प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की व्याख्या, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की व्याख्या। सबसे पहले एक्सप्लेन करा जाएगा कि भाई प्रूफ करो परावर्तन कैसा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ज्यादा बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, देखोगे तो एक ही में सब निपट जाएगा, अपवर्तन भी आज ही कर लोगे, और नहीं तो क्या, तुम तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल है। देखो सबसे पहले परावर्तन चाहिए तो आपको क्या चाहिए, मिरर, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने एक मिरर ले लिया, काफी अच्छा खासा, ठीक है, ये मैंने मिरर ले लिया, और अब इस पर लाया जा रहा है कोई तिरछा वेव फ्रंट,
थोड़ा सा इंक्लाइन, जो कि थोड़ा सा किसी न किसी एंगल पे आ रहा हो, एकदम सीधे लेकर आने में बहादुरी नहीं है। वेव फ्रंट कैसा ला जा रहा है? तिरछा। अच्छा, अगर वेव फ्रंट तिरछा लाओगे ऐसे, मान लो दिस इज द वेव फ्रंट, ये है वो वेव फ्रंट जो आ रहा है, ऐसे तिरछा लाओगे, वेव फ्रंट तिरछा। अब पूरी स्टडी वेव फ्रंट के ऊपर होगी, पहले याद रखना। वेव मतलब जीरो, मत याद रखना कि वेव के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? इसीलिए वेव नहीं पढ़ा रहा है वो, उसने सबसे पहले डिफिनेशन लिखवाई है क्या चीज? अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ाने से पहले उसने क्या चीज बताया है? वेव फ्रंट जान लो, तरंगाग्र जान लो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आगे यही इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे ले रहा है, तो वेव कैसे चल रही है? इसके परपेंडिकुलर। अभी अभी चौथा पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने, कि किसी होमोजीनियस मीडियम में, किसी एक समान माध्यम में हमेशा क्या खास बात है कि तरंग हमेशा तरंगाग्र के लंबवत रहेगी, या तरंगाग्र हमेशा तरंग के चलने की दिशा के क्या रहने वाला है? लंबवत रहने वाला है। यानी अगर यहां से कोई वेव फ्रंट ऐसे चला, ये वाला सही है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया प्लेनर वेव फ्रंट, जैसा मान लो आप लीनियर वेव फ्रंट है, जैसा तुम चाहो मान लो। ये ऐसे आ रहा है तिरछा, इसके ऊपर आके गिरेगा, है कि नहीं है? एक पॉइंट पहले कांटेक्ट में आ गया, दूसरा पॉइंट अभी हवा में ही तो रहेगा, है कि नहीं है? ये वाली बात क्लियर है सबको? ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आ रहा है, ये ठीक है। और आपने कोई ए बी, अच्छा ये वेव फ्रंट है जो कि तिरछा आ रहा है, तो वेव तो ऐसे आ रही है जैसे आप लोग लाइट लेकर के चलते थे, याद करो, लाइट ऐसे आती थी, ऐसे टकरा के वापस लौट जाती थी। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा? वही परावर्तन का नियम जो तुम लोग जानते थे, थोड़ा बहुत नॉर्मल वगैरह खींचोगे, है कि नहीं है? उसके बाद ये क्या करेगी? वापस लौटेगी, वापस गई, लेकिन ये वाली भी, ये तो वापस लौटना शुरू कर दी, यहां से सेकेंडरी वेवलेट चलना शुरू कर दी, और यहां वाली कौन सी चल रही है? प्राइमरी, वो चल ही रही है आगे। तो ये चलते चलते ऐसे आई, यहां पहुंचे, क्लियर है सबको? और उसके बाद यहां से यहां को गई, क्लियर दिख रहा है सबको? अब जो ध्यान देने वाली बात है वो समझो, ये वेव फ्रंट ऐसा है, यहां पर पहुंची, तो वेव फ्रंट ये वाला जो भी होगा, है ना, थोड़ा सा ठीक ही है, ले लेते हैं, यही वो वेव फ्रंट है, यही वेव फ्रंट है जो यहां पहुंचा है, समझे इस चीज को? यही वो वेव फ्रंट है जो यहां तक पहुंचा है, और ये वापस लौट रही है। तो ध्यान से देखो, ए बी वेव फ्रंट यहां तक पहुंच चुका है, ए बी वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा इसके कांटेक्ट में आ चुका है, लेकिन ये हिस्सा अभी कांटेक्ट में नहीं आया। देख लो, ऐसे देख लो बेटा, वो वाला हटा देता हूं भाई थोड़ी देर के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है? ए बी वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा अभी हवा में है, चलते चलते यहां तक पहुंचा, ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में आ गया, यहां से चलना शुरू होगा, सेकेंडरी लौटना शुरू होगा, लेकिन ये वाला भी नहीं पहुंचा है, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, ये भी हवा में ही है कि नहीं है? ये भी हवा में है, यहां से चलना होगा, सेकेंडरी शुरू होना होगा, तो ये अपने जगह पे ऐसे चला गया। ये क्लियर हुआ सबको? वही हाल यहां पर है, और ये भी सेकेंडरी ऐसे वापस चला गया, क्लियर है ना? तो ये हो गया नॉर्मल, जो छोटा वगैरह से डालोगे। अब सबको पता है कि यहां से वेव फ्रंट क्या होता है, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये यहां से जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर होता है? वेव के। तो यहां पर ये ऐसे बना दिया मैंने परपेंडिकुलर, ये वाला, ये समझ में आया? परपेंडिकुलर ये वाला, ये क्या चीज है, कौन सा वेव फ्रंट है? ई और एफ कैसा वेव फ्रंट है? सेकेंडरी, सेकेंडरी मत बोलना, ये हो गया इंसिडेंट आपतित तरंगाग्र, और ये वाला परावर्तित तरंगाग्र। इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हो गया तरंगाग्र। और तरंगाग्र हमेशा क्या होता है? तरंगाग्र हमेशा क्या, तरंग के चलने की दिशा के, वेव के प्रोपगेशन होने की डायरेक्शन के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। क्लियर है सबको? अच्छा, ये एंगल कितना है बेटा? 9 आई, एंगल कितना है? ये एंगल आई है, तो सब लोग ध्यान से देखना, ये है आर, ये क्या होगा? आर। अच्छा, आर तो आई ही होगा, आर क्या होगा? आई ही होगा। अगर ये आई, ये एंगल आई है, ये क्या चीज है आपका? वेव फ्रंट। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये कोण कितना होगा बेटा? अगर ये आई है, ये है वेव, ये है वेव फ्रंट, टोटल 90 है, टोटल 90 है। अगर ये आई है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस, हो जाएगा ये 90 माइनस आई। अच्छा, अगर ये 90 माइनस आई तो ये एंगल कितना होगा?
बताओ सब लोग, ये एंगल कितना होगा? अच्छा ध्यान से देखो, ये कितना है? ये पूरा नॉर्मल है, ये पूरा पूरा नॉर्मल, ये है ना ऐसे, ये है ना नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये है 90 माइनस आई, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए ये वाला, ताकि पूरा 90 हो जाए। तो बचा हुआ कितना है? आई। बचा हुआ कितना है? आई। और ये आई, ये वाला एंगल सरफेस से बता रहे हो, और किसका? वेव फ्रंट का। ये जो मैंने आई लिखा है, ये आई किसका किसका है? सरफेस से बता रहे हैं, सरफेस से वेव फ्रंट का एंगल है। क्लियर है ना? दूसरा इधर वाला देखो, आपतित तरंगाग्र तल के साथ कोण आई बनाया। इधर देखो ध्यान से, ये एंगल क्या होगा? आर। ये एंगल क्या होगा? क्लियर है सबको? ये एंगल अगर आर होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। तो ये बचा हुआ कितना होगा? आर। अरे बचा हुआ कितना होगा? आर। तो एंगल पहले क्लियर हो गया है कि नहीं है? आर भी कहां से है? सरफेस से। सरफेस से किसका? वेव फ्रंट का। लेकिन ये वाला कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट आपतित तरंगाग्र का कोण है, और ये वाला परावर्तित रिफ्लेक्टेड का है। तो मैं तो सीधे कहता हूं, अगर एग्जाम में तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें ये आई और आर सोचने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या लगाओगे? सीधे तरीका, आपतित, सबको पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। ये हमने सब बहुत पहले सीख रखा है, शायद 10th में ही बता दिया गया था। तो आप सीधे, मैंने क्या कहा, यहां तरंग और किरण साइड करके किसके बारे में पढ़ा जाएगा? किसके बारे में? तरंगाग्र के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। तो मैं सीधे बात करूंगा वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट से एंगल बताऊंगा। और वेव फ्रंट से एंगल बताएंगे, नॉर्मल के साथ नहीं बताएंगे। वेव फ्रंट खुद वेव के नॉर्मल है, नॉर्मली चल रहा है, इसलिए हम किसके बताएंगे? सरफेस से। तो ध्यान से देखो, बार बार जो आई लिखा जा रहा है वो वेव सरफेस से लिखा जा रहा है। आप लोग हमेशा आई किससे मेजर करते थे? नॉर्मल से, अभिलंब से। ये अब शॉर्टकट सीधा क्या मारना, वेव फ्रंट बनाना, वेव फ्रंट से सीधे लिख देना आई, वेव फ्रंट बनाना रिफ्लेक्टेड वाला, सीधे क्या लिख देना? आर। सीधे लिख दीजिएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, जितने टाइम में लाइट डी से एफ तक गई होगी, जितने टाइम में वेव कहां से कहां तक गई होगी? मीडियम सेम है क्या? मीडियम क्या उतने ही टाइम में ये सी क्या ई तक पहुंची होगी? ये बात सोचने वाली है या नहीं है? सोच के बताओ बेटा। जितने, क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है वेव के, तो कहीं ये बैलेंस इधर उधर नहीं गया है, सब सेफ है। इसका मतलब है जितने टाइम में, टाइम ध्यान से देखो, जितने टाइम में टाइम कहां से कहां तक के लिए डी से एफ जाने का जो है, टाइम फॉर डी से एफ का, क्या वो टाइम ही होगा कहां से कहां के लिए? डी से एफ का वो टाइम होगा सी से लेकर ई का। क्या ये बात समझ में आ रही है? सी से कहां तक का? ई का। टाइम सेम है, सी से ई तक के जाने का समय, अरे मीडियम सेम है यार, होमोजीनियस मीडियम है, सेम ही रफ्तार से चलेगी। अगर मीडियम सेम होता है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है, उसी स्पीड से चलेगी ना। सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि धीमी रफ्तार से चलेगा, नहीं नहीं, सेम ही रफ्तार से चलेगा। उसी रफ्तार से सी 3 × 10⁸ तो 3 × 10⁸ से ही चलेगी। तो ये बात मुझे समझ आई, टाइम टेकन दोनों के द्वारा सेम है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस वाले में, अगर ध्यान से देखो तो आप बताओगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड भी तो सेम है, स्पीड भी तो, टाइम भी तुमने सेम बताया, स्पीड भी सेम ही है। स्पीड कैसे सेम पता चला? क्योंकि मीडियम ही हवा है, एयर ही तो मीडियम है। तो अगर टाइम सेम है तो t1 बराबर t2, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा पहले वाले ने? t1 लिख दो, t2 लिख दो। t1 c से d ले लो, t1 क्या ले लो? c से। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो गया cd अपॉन स्पीड, c स्मॉल c। स्मॉल c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, हवा में पढ़ रहे हो, इज इक्वल टू t2, समय बराबर दूरी बटा चाल। डिस्टेंस बोलो, e डिस्टेंस बोलो, जितना टाइम c से, cd कैसे लिखवाया तुमने बेटा? cd कहां से लिखवा दिया तुम लोगों ने? c से e तक जाने में, c से e तक जाने में, ठीक, ce अपॉन c। उतना ही टाइम लेगी d से f तक आने में।
तो DF अपॉन सी से सी चला गया, क्या बचा? CE बराबर DF, यानी ये दूरियां भी बराबर हैं। ये दूरियां लगाओ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन आई। साइन आई इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू लगाओ इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर बैठो, DCF में बैठो और लगाओ साइन आई। कितना आएगा साइन आई? जल्दी बताइए साइन आई। सब लोग बोले परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। क्या लंब बटे कर्ण, क्या कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा? लंब यही होगा, तो DF अपॉन क्या 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, तो DF अपॉन बहुत अच्छा। यहां से DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई इंटू CF। दूसरे वाले में जा, CEF और लगाओ साइन R। लगाओ साइन R। साइन R, R के सामने वाला क्या CE है? CE अपॉन CF, ये तो कॉमन ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज बदल थोड़ी जाएगा। यहां से CE बराबर साइन CF साइन R या फिर साइन R इंटू CF। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर समीकरण एक कुछ कह रहा है कि CE बराबर, तो CE बराबर DF अगर मैं फॉलो करूं तो मैं लिखूंगा साइन I इंटू CF इक्वल टू साइन R इंटू CF किसी काम का नहीं। साइन I इक्वल टू, साइन से साइन चला जाएगा, I इक्वल टू, ये किसका लॉ है? परावर्तन का। स्नेल का लिया, यही पढ़ाई करे हो तुम बेटा रात के 4 बजे तक पढ़ने वाले हो, और बट शुरू कितने बजे करते होगे? 3:59 वाले पर। हाँ 3:59 वाले हैं, पढ़ेंगे 4 बजे तक शुरू कर। किसका नियम है ये? परावर्तन का, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये किसकी व्याख्या हो गई? रिफ्लेक्शन की। किसके सिद्धांत से? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से। एप्लीकेशन ऑफ हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखो, रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। टाइम होता तो रिफ्लेक्शन भी करा देता आज ही। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।